like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Gas in the back of the set, never left, she's so bad. Should've made the bet, hit the gas in the back of the set, never left, she's so bad. Should've made the वेलकम टू माय चैनल। ये सुबह के 4 बज गए थे और सब लोग सो रहे थे, तो मैं 4 बजे उठ गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे यही 1-1.5 घंटे के आसपास टाइम मिलता है। सब लोग सो रहे थे और मैं यहाँ पढ़ रही थी तो डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैं दूसरे रूम में चली गई पढ़ने के लिए। और क्योंकि 6:30 बजे से स्कूल है, तो फिर 4 से लगभग 5:30 या पौने 6 बजे तक पढ़ती हूँ मैं। 6:30 बजे फिर एकदम से निकलना पड़ता है स्कूल के लिए। तो यहाँ पर पटना हाई कोर्ट मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट का वेट क्यों करना। अगर मुझे लगता है कि कंटिन्यू हमें पढ़ते रहना चाहिए, चाहे रिज़ल्ट हो या ना हो, वो रिज़ल्ट के दिन पता चलेगा। लेकिन जो मैं पढ़ रही हूँ या फिर जो मैं आगे की तैयारी कर रही हूँ, तो ये कभी बेकार नहीं जाएगी। ये मेरे अगले किसी एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्पफुल करेगी, क्योंकि मैंने पिछले जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उनमें जो भी पढ़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अगले एग्ज़ाम में मेरी जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हुए हैं। और इसी वजह से जो पटना हाई कोर्ट है, इसका भी एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि अच्छा गया है। तो इसलिए मैं कंटिन्यू मेंस की तैयारी कर रही हूँ कि बाई चांस 1% भी अगर मेरा रिज़ल्ट हो जाता है, तो मुझे ये अफसोस ना रहे कि मैंने पहले शुरुआत क्यों नहीं की। और जो मैं पढ़ रही हूँ ये कहीं बेकार नहीं जाएगा, ये अगले एग्ज़ाम में ही और मेरी एजुकेशन को ही इम्प्रूव करेगा। तो इसलिए मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ अभी। और मुझे लगता है कि सभी लोगों को करना चाहिए लगभग, क्योंकि एक ख़ास तौर से ये भी है कि मैं टीचर हूँ, तो मुझे 2 काम तो बहुत ज़रूरी ही करना है, एक पढ़ना और एक पढ़ाना। तो पढ़ाना तो मतलब प्राइवेट ही है ही स्कूल में, और उसके लिए पढ़ना पड़ता है, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। तो इस वजह से भी अच्छा लगता है पढ़ना। और साथ साथ में घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके साथ साथ अगर आप स्टडी कीजिए तो आपको एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अभी भी जो है दोबारा से उस रिदम में आ रही हूँ पढ़ने के। और ये हो सकता है कि एक बार सफलता ना मिले, लेकिन अगर कंटिन्यू हम प्रयास करेंगे तो एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। और इसलिए यहाँ पे मैं मॉर्निंग में, क्योंकि मेरा बेटा है, फिर मुझे जॉब जाना होता है, जॉब पे जाना होता है, तो इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में उठ जाती हूँ आज 4 बजे। और जैसे जैसे एग्ज़ाम और भी मेरे पास आएंगे, तो मैं इसको और पहले कर दूँगी 3 बजे 2 बजे, क्योंकि जितने भी एस्पायरेंट हैं उन्हें पता है कि जैसे ही एग्ज़ाम आता है तो रात को बिल्कुल नींद नहीं आती, घबराहट होने लगती है। तो चलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं कैसे कर रही हूँ। इंग्लिश मेंस के लिए जो है मैंने यहाँ पर ऐसे, आइडियम एंड फ्रेजेस, एंटोसाइनो, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज, इंग्लिश ग्रामर एंड कम्प्रीहेंशन, इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया है कि इसी पर जो है मुझे अपना वर्क करना है इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। तो ऐसे के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने कुछ टॉपिक्स नोट डाउन कर लिए दिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे राइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स जो है करंट के रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनको नोट डाउन कर लिया है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, अभी हाल ही में जो है पॉपुलेशन हमारे इंडिया चाइना को भी क्रॉस करके 1 पे चली गई है, तो उससे रिलेटेड आ सकता है। EUPI, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसके क्या है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, मतलब कि इन्वायरमेंटल इशू से एक मेरे ख्याल से तो होना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी देखे हैं पेपर्स, उसमें एक एनवायरमेंटल इशू टॉपिक ज़रूर दिए हैं ऐसे राइटिंग में। और वुमेन एम्पावरमेंट, ग्रीन एनर्जी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, डेप्लीशन ऑफ ग्राउंड लेवल वाटर, मतलब ये भी इन्वायरमेंटल इशू में ही आ गया। कैशलेस इन इकोनॉमी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मीनिंग्स ऑफ फेक न्यूज़, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट, लर्निंग, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। और आत्मनिर्भर भारत, और इधर है एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल बहुत लोग
एडिक्टेड हो चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल, और इन सब में मतलब ये सारे इतने सारे टॉपिक हैं, लेकिन कुछ ही टॉपिक मतलब मुझे 3 टॉपिक लगते हैं जो 3 टॉपिक बहुत मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे अगर मैं तैयार कर लूँ। जैसे एनवायरमेंटल इशू, तो अगर आपको वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, तो इनमें से कुछ भी आएगा तो फिर मतलब उसका जो हम स्टार्ट करेंगे, उसका जो एंड करेंगे, उसका जो सॉल्यूशन बताएंगे वो लगभग सेम ही होगा। तो ये मुझे सबसे इजी लगता है तैयार करने में, ऐसे राइटिंग में। उसके बाद वुमेंस एम्पावरमेंट, वुमेन से रिलेटेड भी अगर आप ये पढ़ लें तो वुमेन से रिलेटेड जितने भी इशूज़ हैं या फिर वुमेन से रिलेटेड जितने भी ऐसे हैं तो उनको हम एक साथ जो है एक दूसरे से रिलेट करके लिख सकते हैं। और तीसरे टाइप का मुझे लगता है इकोनॉमी पर। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कुछ जो लिखे हुए हैं वो सारी एक चीज़ें एक दूसरे से जो है रिलेट कर रही हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। उसके बाद आपको इसमें मैंने यहाँ पर कुछ इधर लिखा है शायद एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड बताया ही है। फिर है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है 2005 को रिप्लेस करके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर, यानी कि इन दोनों में मैं ये तैयार कर लेती हूँ तो इसको मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर भी आएगा तो इसको इसके साथ रिलेट करके जो है ऐसे में लिख सकती हूँ। तो इसी तरह का है कि मतलब इतने सारे अगर टॉपिक हम कर लें तो क्या है कि अगर किसी भी तरह का टॉपिक आएगा ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट वही चीज़ दी हो, लेकिन हम उसको एक दूसरे उससे के साथ रिलेट करके जब हम लिखेंगे तो फिर मुझे लगता है कि मेरे लिए ऐसे राइटिंग जो है वो मैं कर पाऊँगी वहाँ पर। तो इसलिए मैंने इन सारे टॉपिक्स पे सोचा है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से मैं एकदम नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर लूँगी, और उसके बाद और भी मुझे कोई टॉपिक्स दिखाई देंगे तो फिर मैं उसको भी करने की ज़रूर करूँगी उसको भी। आइडियम एंड फ्रेजेस के लिए ये इंग्लिश की पैरामाउंट की बुक है, और इसमें जो है पीछे में यहाँ पर दिए हुए हैं आइडियम एंड फ्रेजेस, तो मैं इनको पढ़ रही हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, और पढ़ते टाइम मतलब जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और मैं उसे भूल सकती हूँ तो उसे मैं इस तरह से मार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, आप कोई भी बुक है जो आइडियम एंड फ्रेजेस की हो उससे जो है आप कर सकते हैं। तो ये तो बुक से मैं कर रही हूँ। इससे पहले यहाँ पे ये एंटोसाइनो दिया हुआ है, मतलब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हैं, तो इस बुक से मैं कर रही हूँ पैरामाउंट की। और उसके बाद जो है मैं कुछ चीज़ें जो हैं आइडियम एंड फ्रेजेस की वो यूट्यूब से भी कर रही हूँ, जैसे कि प्रीवियस ईयर एसएससी सीरियल आइडियम एंड फ्रेजेस डालने पर वीडियोस आ जाती हैं। एक मैम है उनका बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो उन मैम का मैंने किया है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है और मुझे नहीं आती हैं या मुझे रिवाइज़ करना चाहिए, उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। लाइक अ कैट वॉक, लाइक अ केक वॉक, ऑल आइज इन विज एंड वो, मतलब इस तरह से अ ग्रीन हॉर्न, मतलब इस तरह से जो भी है इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह में लिखती जा रही हूँ कि ताकि मुझे आइडियम एंड फ्रेजेस जो है 5 मार्क्स के हों या 10 मार्क्स के हों तो जितना मैक्सिमम मैं उसको कर सकूँ, क्योंकि ये पोर्शन मेरा बहुत वीक है, इस पोर्शन पे मुझे काम करना है। तो इस पोर्शन को मैं ज़्यादा वो टारगेट कर रही हूँ कि, और इस तरह से मैंने ये जितने भी इम्पोर्टेंट हैं जो मैंने यूट्यूब से देखे हैं तो उन्हें मैं यहाँ पे नोट डाउन कर ले रही हूँ। अगर आप भी चाहते हैं आइडियम एंड फ्रेजेस के लिए या आपके पास कोई अच्छी सी बुक है तो आप उससे प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई है। और कुछ वर्ड्स जो है मैं इनसे भी देखती रहती हूँ। ये तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हैं अजय कुमार सिंह पब्लिकेशन की है, और ये भी है अजय कुमार सिंह। ये प्रीपोजिशन के लिए है, ये मैंने पीटी के टाइम में इसको देखा था, और अभी भी इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब पढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये बुकें हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, या मार्केट में अभी बहुत अच्छी अच्छी बुकें आ गई हैं, ये मेरी बहुत पहले की बुक्स हैं।
तो आप उनसे भी कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए जो है मैं जो प्रेफर कर रही हूँ वो मेरे पास बुक है पैरामाउंट। इसमें भी मतलब बहुत अच्छे से ग्रामर दिया हुआ है। उसके बाद मेरे पास डिलन ग्रुप की है, और मेरे पास इंग्लिश ल्यूसेंट की भी है जो मेरे पास यहाँ नहीं है। मतलब इंग्लिश जो ल्यूसेंट ग्रामर है वो भी बहुत अच्छी ग्रामर की बुक है, आप उसको भी ले सकते हैं। और तो इतनी सारी बुक की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी मेरे पास बुक्स हैं, तो मतलब मैं कोई भी बुक उठा के पढ़ लेती हूँ। ये सारी मेरी पढ़ी हुई हैं बुकें। और उसके बाद आप कोई भी एक ग्रामर की ले सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो इनफ है इंग्लिश ग्रामर के लिए। और ज़्यादातर उस पर फोकस मैं वॉइस और नरेशन पे ही कर रही हूँ। और इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस के लिए मैं ये वाली बुक पढ़ती हूँ, मिरर ऑफ कॉमन एरर। बहुत अच्छी बुक है ये। इसमें जो बिगनर्स हैं या फिर जो स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब या फिर मतलब प्रैक्टिस के लिए ये बहुत अच्छी बुक लगती है मुझे। इसमें बहुत शॉर्ट में नोट्स भी दिए हुए हैं, और उसके बाद ये इतने सारे क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं। तो ये बुक भी मैं बना चुकी हूँ। तो इसलिए मेरा जो ग्रामर का पोर्शन है वो अच्छा है, इंग्लिश ग्रामर का ख़ास तौर से। तो आप ये बुक भी ले सकते हैं अगर जिन्हें प्रैक्टिस करनी हो। ये अभी फ़िलहाल जो है मेंस के लिए नहीं है, ये पीटी के लिए ही है, लेकिन अच्छी बुक है ये। एंड इस कॉम्प्रिहेंसन के लिए मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी कॉम्प्रिहेंसन अच्छी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो कोई भी बैंक पीओ की जो बुक है प्रीवियस ईयर की वो ले लें और उसके कॉम्प्रिहेंशंस बना जाए। अगर एसबीआई का बनाना चाहते हैं, मतलब एसबीआई पीओ की एक अलग से बुक आती है या फिर कंबाइंड बुक भी आती हैं, तो वो बना जाए। वो बहुत अच्छी हैं, मतलब उनसे प्रैक्टिस करें कॉम्प्रिहेंशन का, तो आपका अच्छा होगा। और उसके बाद प्रिसाइज और लेटर राइटिंग जो है, ये प्रिसाइज भी मैं कर लूँगी। इसके बस एक रूल्स देखने हैं, मतलब मैं देख चुकी हूँ, फिर भी एक बार रिवाइज़ करना है और कुछ प्रैक्टिस करनी है प्रिसाइज के लिए। तो मैं लास्ट टाइम पे ही करूँगी। और लेटर राइटिंग भी मैं शुरू करूँगी कुछ दिन में ही, क्योंकि लेटर राइटिंग का भी एक फॉर्मेट मतलब आपको देखना है। और मेरे ख्याल से 8-10 फॉर्मेट अगर हम देख लें अच्छी तरह से तो इनफ है, या फिर उससे ज़्यादा भी हम देख सकते हैं। लेकिन मैं मतलब मेन जो है लेटर राइटिंग का जब मैं फॉर्मेट देखना शुरू करूँगी और जब लिखना स्टार्ट करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो सारी चीज़ें। ऐसे राइटिंग के लिए मैं दृष्टि की वेबसाइट पर जाकर, वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में, आप उसको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से वहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मैंने वहीं से कुछ पढ़ के और फिर एक दो जगह और जगह से पढ़ के वुमेन एम्पावरमेंट पर मैंने ये सारे जो भी मतलब इम्पॉर्टेंट मुझे कुछ लगे कि ये लाइंस अच्छी हैं, तो उन्हें मैंने जो है वो सब नोट डाउन कर लिया है, ताकि जब मैं इसको समराइज़ करूं, मतलब रिवाइज़ करूं और जब एक जगह ठीक से लिखूं, तो फिर मतलब मुझे डाटा की कमी ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिखने के लिए लिख लूँगी, लेकिन मेरे पास जो है डाटा की कमी पड़ेगी। मतलब जो है कहते हैं ना कि क्या लिखें, कैसे लिखें, तो उस पर मुझे इम्प्रूव करना है कि कैसे मैं स्टार्ट करूँ और कैसे उसको ख़त्म करूँ, कैसे मैं उस टॉपिक से रिलेट करूँ। तो मुझे उस पे काम करना है। तो जिसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि खुद से लिखने की कोशिश करूँ और अलग अलग जगह से इतनी डाटा कलेक्ट कर लूँ, इतनी चीज़ें मैं मतलब लिख लूँ, ताकि मतलब मेरी जो सोच है, जो आइडिया है, वो इतना डेवलप हो जाए कि मैं उस टॉपिक पे ठीक से लिख लूँ। और ये यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के लिए लिखा था, तो ग्लोबल वार्मिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मतलब इन्वायरमेंटल इशू पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, साइंस से हूँ मैं, तो इसलिए ये चीज़ें मतलब मैं अच्छे से डील कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एजुकेशन पॉलिसी टू NCF 2022, ये सारी चीज़ें मतलब क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं, कैसे इसमें वो हुआ है, मतलब क्या क्या इसमें स्टेजेस आई हैं, इन सब चीज़ों के जो जो मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड भी अगर कुछ आए तो मतलब मैं उस पर लिख सकूँ। और यही नहीं, इससे पहले भी मैंने मतलब इससे पहले क्या थी, यशपाल कमेटी आई थी, उसके बाद न्यायमूर्ति वर्मा आयोग, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा था। NCF 2005 में क्या था, ठीक है। तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो पहले हम जानेंगे कि क्या क्या था NCF 2005। एक मिनट,
मतलब पहले हम जानेंगे उसमें क्या क्या थी चीज़ें और अब क्या क्या चेंज हो गई हैं, तो लिखने में आसानी होगी। और उससे पहले कौन कौन से थे, कोठारी आयोग था, तो ये सारी चीज़ें मैंने मतलब पढ़ी थी एक जगह एजुकेशन से रिलेटेड, ताकि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आए तो मैं उसे इजीली क्या कर सकूं, लिख सकूं उतने वर्ड्स में। इसलिए मैंने एजुकेशन से जितनी भी कमेटियां हैं उन सारी सबके बारे में जो है मैंने ये पढ़ ली हैं। और फिर मेरा स्कूल जाने का टाइम हो गया था, तो मैं रेडी होकर स्कूल जा रही थी। मॉर्निंग था तो मिठू सो रहा था अभी, तो मैंने उसे जगाया नहीं क्योंकि वो रोने लगता। बुआ हैं उसको देखने के लिए, तो फिर 10:30 बजे तक मैं आ जाऊंगी। और ये थी मेरी स्ट्रेटजी बिना कोचिंग के। अभी जो रिज़ल्ट से पहले मैं मतलब थोड़ी बहुत जो तैयारी कर रही हूँ अपनी मेंस को लेकर। और अगर आपको भी लगता है कि मुझे कुछ सजेशन देना चाहिए मैं और क्या कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये स्कूल में फ्री टाइम था, तो बच्चों को कुछ कुछ पूछना था, तो वो फ्री टाइम में आके मेरे से पूछते हैं, तो मैं इस टाइम उन्हें ये बता रही थी। तो मैंने सोचा कि एक क्लिप ले लूँ आप लोगों के लिए लगाने के लिए। और बस बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है यहाँ पर। और साथ ही आप लोग से भी वो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग को लगता है कि मैं और क्या कर सकती हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए, कौन सी बुक फॉलो कर सकती हूँ या कहाँ से और मटेरियल मैं इकट्ठा कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो। और थैंक यू।